आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कामिनी राठौर, RCET CSVT भिलाई आप सभी का स्वयं के इस कोर्स जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा, वायु प्रदूषण उन हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो वातावरण में होते हैं और मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भूमि और ध्वनि प्रदूषण पे। ये कुछ कंटेंट है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे भूमि प्रदूषण क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे भूमि प्रदूषण के कारण, इसके प्रभाव तथा भूमि प्रदूषण के समाधान पे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण पे। उसके बाद हम जानेंगे श्रवण तंत्र के बारे में, ध्वनि स्तर के मापन को समझेंगे, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को जानेंगे। आखिरी में हम ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याओं को समझेंगे। प्रदूषण इसके सभी प्रकारों जैसे वायु, जल, भूमि में प्राकृतिक वातावरण में उन पदार्थों का प्रवेश है जो वहाँ स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं और जो एक निश्चित सीमा स्तर से अधिक होते हैं। इसका परिणाम पर्यावरण का विनाश और मानवों, सभी जीवित प्राणियों तथा पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भूमि प्रदूषण में भी ठोस या तरल अपशिष्ट पदार्थ भूमि पर जमा हो जाते हैं और भूमि की गुणवत्ता और उसकी उत्पादक क्षमता को अधिक और खराब कर देते हैं। इसे कभी कभी मृदा प्रदूषण के विकल्प के रूप में या इसके साथ साथ उपयोग किया जाता है, जहां मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। अन्य प्रकारों की तरह भूमि प्रदूषण भी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो पृथ्वी की भूमि सतहों और मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करती है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों जैसे कि औद्योगिक कचरे, कृषि रसायनों, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्टों के अनुचित निपटान के कारण होता है। जब ये अपशिष्ट भूमि पर जमा हो जाते हैं तो वे मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि प्रदूषण का सीधा असर कृषि उत्पादन पर भी होता है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। साथ ही यह खाद्य श्रृंखला में विषैले तत्वों की घुसपैठ का भी कारण बन सकता है। भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता, कचरे का सही प्रबंधन और पर्यावरणीय नीतियों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। इसके अलावा नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का पालन भी भूमि प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है। भूमि प्रदूषण की समस्या का समाधान सामूहिक प्रयासों और जिम्मेदारियों के साथ ही संभव है। भूमि प्रदूषण का मतलब पृथ्वी की भूमि सतहों का जमीन के स्तर पर और उसके नीचे खराब होना है। यह ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों के संचय के कारण होता है जो भूजल और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को अक्सर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, जिसमें खतरनाक और गैर खतरनाक दोनों प्रकार के अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैसे जैसे विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ और प्रदूषक जैसे भारी धातुएं, कीटनाशक, प्लास्टिक, कचरा और दवाएं हमारी मिट्टी पर बैठती हैं और उसमें रिसती हैं, वे इसकी प्राकृतिक संरचना को बदलते और खराब करते हैं। समय के साथ कुछ प्रदूषक रासायनिक परिवर्तन से भी गुजर सकते हैं, जिसमें फ्यूमेरिक और फेथैलिक एसिड जैसे प्रदूषक बन सकते हैं। अपशिष्ट के नीचे की मिट्टी संरचनाओं की पारगम्यता भूमि प्रदूषण के जोखिम को बढ़ा या घटा सकती है। मिट्टी की पारगम्यता जितनी अधिक होगी, भूमि प्रदूषण होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वहीं तूफान और बाढ़ जैसे चरम मौसम की घटनाएं भूमि प्रदूषण के प्रभावों को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वे कुछ प्रदूषकों को फैलाती या केंद्रित करती हैं। भूमि प्रदूषण की मूल परिभाषा मानव की सीधी और अप्रत्यक्ष क्रियाओं के माध्यम से भूमि का विनाश और प्रदूषण है। इस प्रदूषण के कारण भूमि में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मिट्टी का कटाव। इनमें से कुछ परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं।
आइए अब हम देखते हैं भूमि प्रदूषण के कारणों को। भूमि प्रदूषण के कई ज्ञात कारण हैं। इनमें से 6 मुख्य कारण हैं जो अन्य कारणों की तुलना में अधिक योगदान देते हैं। पहला है वनों की कटाई और मृदा अपरदन। जब विकास के लिए और लकड़ी के आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए जंगलों को साफ किया जाता है तो इस प्रक्रिया में मिट्टी ढीली हो जाती है। पेड़ों की सुरक्षा के बिना समय के साथ भूमि बंजर हो जाती है और मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। अगला कारण है कृषि रसायन। खेती की प्रक्रिया का एक हिस्सा अक्सर फसलों की रक्षा के लिए हानिकारक कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों का उपयोग शामिल करता है। हालांकि ये रसायन भूमि को बंजर बना सकते हैं। एक समय की उपजाऊ मिट्टी तब पर्यावरणीय तत्वों जैसे हवा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। अगला है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक क्रांति ने भले ही अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाए हों, लेकिन इसने भूमि के भारी प्रदूषण को भी जन्म दिया है। निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के असुरक्षित निपटान, खराब विनिमय और उन उद्योगों और कारखानों की अत्यधिक संख्या के कारण जो प्रतिदिन भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण भूमि प्रदूषण की समस्या का एक मुख्य योगदानकर्ता बन गया है। अगला कारण है खनन। खनन प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे बड़े खुले स्थानों के निर्माण की ओर ले जा सकती है। इससे भूमि धंस सकती है, जिससे भूमि की संरचना पर असर पड़ता है। खनन हानिकारक रसायनों जैसे यूरेनियम को भी परेशान करता है और उन्हें पर्यावरण में छोड़ देता है। अगला कारण है कचरा भराव स्थल, जिसे हम लैंडफिल्स कहते हैं। कचरा भराव स्थलों में पाया जाने वाला कचरा विषाक्त पदार्थों से भरा होता है, जो अंततः जमीन में रिस जाते हैं। बारिश के दौरान ये विषाक्त पदार्थ अन्य क्षेत्रों में बह जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कचरा भराव स्थलों में भरने वाले कचरा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अगला कारण है मानव सीवेज। अशोधित मानव अपशिष्ट जहरीली गैसों का उत्पादन कर सकता है, जो जमीन में रिस सकती है। वायु प्रदूषण की तरह मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आसपास की भूमि प्रदूषित हो सकती है। इसके अलावा मानव बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला कारण है औद्योगिकीकरण। खाद्य, आश्रय और घर की बढ़ती मांग के कारण अधिक वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसे निपटाना आवश्यक होता है। बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे वनों की कटाई हुई। अनुसंधान और विकास के आधुनिक उर्वरकों और रसायनों का मार्ग प्रशस्त किया, जो अत्यधिक विषाक्त थे और मिट्टी के प्रदूषण का कारण बने। अगला कारण है निर्माण गतिविधियां। शहरीकरण के कारण बड़ी संख्या में निर्माण गतिविधियां हो रही हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न हो रहा है, जैसे लकड़ी, धातु, ईंटें और प्लास्टिक, जो किसी भी निर्माणाधीन भवन या कार्यालय के बाहर खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। अगला कारण है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर संयंत्र न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न के माध्यम से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जो रेडियो एक्टिव सामग्री बचती है, उसमें हानिकारक और विषैले रसायन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पृथ्वी के नीचे डंप कर दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं भूमि प्रदूषण के प्रभाव को। भूमि का प्रदूषण दूरगामी परिणाम उत्पन्न करता है और जो पानी, मिट्टी और जानवरों के लिए विनाशकारी हो सकता है। पर्यावरण और जानवरों पर भूमि प्रदूषण के कई संभावित प्रभाव हैं। आइए इन प्रभाव को देखते हैं। पहला है ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग, जिसे हम भूजल विषाक्तता कहते हैं। मिट्टी और रसायनों के भूमि पर अनुचित निपटान के आधार पर ये रसायन भूजल में पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है। यह खेतों, औद्योगिक स्थलों और लैंडफिल्स पर हो सकता है। दूसरा है
जल पोषक तत्वों की वृद्धि। रसायन जैसे कि नाइट्रोजन खेतों पर अक्सर उपयोग किए जाते हैं। पोषक तत्वों का केवल एक छोटा हिस्सा ही फसलों को लाभ पहुंचाता है। शेष पोषक तत्व आमतौर पर पानी में पहुंच जाते हैं, जहां मछलियां, शैवाल और अन्य जीवन रूप होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर पानी अधिकांश ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिससे मछलियां और अन्य जीवन के लिए बहुत कम ऑक्सीजन बचती है। जब ऐसा होता है तो पानी अधिकांश जीवन रूपों को समर्थन नहीं दे पाता। तीसरा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक अन्य रूप है, जहां मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है। यह रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, बहते पानी द्वारा मृदा का कटाव और अन्य कीट नियंत्रण उपायों के कारण होता है। इससे कृषि के उपजाऊ भूमि, वन अंशादन और चारागाह के लिए चारे के क्षेत्रों की हानि होती है। चौथा है वायु प्रदूषण। शहर भर में लैंडफिल्स कचरे की वृद्धि के कारण बढ़ते रहते हैं और बाद में उन्हें जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये चूहों, मूसक आदि के घर बन जाते हैं, जो आगे जाकर बीमारियों को फैलाते हैं। पांचवा है परिवर्तित आवास। जंगलों की कटाई और मृदा कटाव के बढ़ने के कारण जानवरों को आश्रय और भोजन खोजने के लिए स्थानांतरित होना पड़ता है। कुछ जानवरों के लिए यह बदलाव अत्यधिक दर्दनाक होता है और इससे कुछ की मौत हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के लिए अधिक खतरे में होती हैं। छठवां है पर्यावरणीय प्रभाव। जब जंगलों की कटाई होती है तो वृक्षों की छांव प्रभावित होती है। इससे वर्षा चक्र में गंभीर असंतुलन उत्पन्न होता है। एक विकृत वर्षा चक्र कई कारकों को प्रभावित करता है। हरितिमा कम हो जाती है। पेड़ और पौधे वातावरण को संतुलित करने में मदद करते हैं। इनके बिना हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, असामान्य वर्षा और त्वरित बाढ़ जैसे विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। सातवां है पर्यटकों के लिए विचलन। शहर अपनी पर्यटक स्थल के रूप में आकर्षण को खो देता है, क्योंकि लैंडफिल्स शहर के चारों ओर चलते समय अच्छे नहीं लगते। इससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है। आठवां है वन्य जीवों पर प्रभाव। पिछले दशकों में पशु जगत को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वे आवास और प्राकृतिक वातावरण की हानि के संदर्भ में गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। भूमि पर निरंतर मानव गतिविधियां इससे प्रदूषित कर रही हैं, जिससे इन प्रजातियों को और दूर जाना पड़ता है और नई जगहों पर ढलना पड़ता है या फिर समायोजित करने की कोशिश करते हुए मरना पड़ता है। कई प्रजातियां अपने देशहीन होने के कारण विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हमारे सामने अन्य समस्याएं जैसे बढ़ते तापमान, असामान्य मौसम की गतिविधियां, अम्लीय बारिश आदि भी हैं। भूमि पर रसायनों का निर्वहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक होता है। ये रसायन जानवरों और पौधों द्वारा खा लिए जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है और यह पारिस्थितिकी के लिए एक गंभीर खतरा है। अगला है भूमि प्रदूषण के मानवों पर प्रभाव। भूमि प्रदूषण का प्रभाव केवल पृथ्वी और जानवरों तक ही सीमित नहीं है। मानव भी इसके नकारात्मक परिणामों का अनुभव कर सकते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ संभावित परिणामों में जन दोष, स्वास्थ्य संबंधी विकार, त्वचा की बीमारियां और कैंसर शामिल है। इनमें से अधिकांश कचरे के संपर्क में आने के बाद, जैसे कि जल विषाक्तता और मृदा प्रदूषण, विकसित होते हैं। जिस रसायन को अक्सर प्रदूषित मिट्टी और पानी में पाया जाता है, जैसे कि सीसा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डाल सकता है, भले ही इसका संपर्क बहुत ही कम क्यों ना हो। आइए अब हम देखते हैं भूमि प्रदूषण के समाधान को। भूमि प्रदूषण के कई संभावित समाधान हैं। इनमें
संरक्षण भी शामिल है। संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मिट्टी और पौधों को संरक्षित करने पर केंद्रित है। संसाधनों को संरक्षित करने के प्रयास सतत प्रथाओं के उपयोग से शुरू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में कुछ पेड़ों को स्वाभाविक रूप से मरने और सड़ने के लिए छोड़ना, यह न केवल मिट्टी और अन्य वनस्पतियों के लिए आवश्यक आवरण प्रदान करता है, बल्कि मिट्टी को उर्वर बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। अन्य उपायों में शामिल है जैसे कचरे का उचित निपटान, जो कचरे को उपचारित करने और उसे सबसे सुरक्षित तरीके से निपटाने पर ध्यान केंद्रित करता है। संसाधनों की कटाई की आवश्यकता को कम करने के लिए सामग्री का पुनः उपयोग, जो उत्पाद पुनः उपयोग के योग्य नहीं होते उन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। गैर जैविक पदार्थों जैसे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग के उपयोग को कम करना, किराने के सामान के लिए पुनः उपयोग होने वाले कपड़े के बैग का उपयोग करने से गैर जैविक पदार्थों की आवश्यकता कम की जा सकती है। जैविक बागवानी का अभ्यास कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों के उपयोग को कम कर सकता है। गैर बागवान जैविक खाद्य पदार्थ खरीद कर मदद कर सकते हैं। आवासीय क्षेत्रों से दूर एक डंपिंग ग्राउंड बनाना। आइए अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वायु, जल, भूमि में व्याप्त प्रदूषण की तरह कोलाहल, शोर भी पर्यावरण प्रदूषण में सम्मिलित हो गया है। मानव मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ध्वनि और शोर के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। शोर एक प्रकार की ध्वनि है और इसे अवांछनीय, परेशान करने वाला, अप्रिय या तेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्वनि वह तत्व है जिसका आभास हमारी कर्णेंद्रियों से होता है। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। यद्यपि ध्वनि जीवन का एक आवश्यक अंग है, लेकिन जब ध्वनि किसी भी रूप में अप्रिय लगे, शोर कही जाती है। ध्वनि प्रदूषण नगरीकरण की देन है। साथ ही साथ विकासशील देश होने के कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास तीव्र गति से हो रहा है। फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कुछ वर्षों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या एक प्रति लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, परंतु जिस गति से यह बढ़ रहा है वह मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ अध्ययन से ज्ञात किया गया है कि इससे मानव के कार्य करने की क्षमता भी क्षीण हो रही है। विश्व भर में सबसे बाहरी शोर का स्रोत मुख्य रूप से मशीनों और परिवहन प्रणाली, विमान और गाड़ियों के कारण होता है। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली आतिशबाजी भी ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है, जिससे वायु प्रदूषण होने के साथ ही ध्वनि तरंगों की तीव्रता भी इतनी अधिक होती है, जो ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या को जन्म देती है। ध्वनि एक प्रकार की वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रतीक है, जिसका प्रकोप वर्तमान तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ बढ़ता जा रहा है। मनुष्य या जीव जंतु जब भी कोई काम करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति करते हैं, तो उससे वायुमंडल पर दबाव पड़ता है और वायु तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कम या अधिक हो सकती है, इसे ध्वनि तीव्रता कहते हैं। वह अवांछित आवाज़ जिससे कानों में कष्ट हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जो ध्वनि हमारी श्रवण शक्ति से परे हो, अर्थात असहनीय होती है, उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। अंग्रेजी का नॉइज शब्द लैटिन के नॉइजिया शब्द से लिया गया है। इस अदृश्य प्रदूषण से कई गंभीर समस्याओं ने जन्म लिया। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले खतरे की गंभीरता को देखकर नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने 8 दशक में पूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष करना पड़ेगा।
आइए अब हम ध्वनि प्रदूषण की कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं। जे टिफिन के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। हटेल के अनुसार शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो कि थकान बढ़ाती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में बहरेपन का कारण भी बनती है। रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका शोर को एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित करता है। एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति, समाज के लोग के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्रवण तंत्र के बारे में। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मानव सुनने की प्रक्रिया एक जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है जो हमारे कान तंत्रिका, तंत्र और मस्तिष्क के आपसी तालमेल से संचालित होती है। यहाँ इसका विस्तृत विवरण कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम कान की संरचना के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सुनने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कान की संरचना किस तरह की होती है। कान 3 प्रमुख भागों में विभाजित होता है: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान में कान का एक बाहरी हिस्सा आता है जिसे हम इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं। यह कान का बाहरी दिखाई देने वाला हिस्सा है जो ध्वनि तरंगों को पकड़ता है। दूसरा है कर्णमार्ग, जिसे हम इंग्लिश में ईयर कैनाल कहते हैं। यह ध्वनि तरंगों को कान के पर्दे तक पहुंचाता है। अगला भाग है मध्य कान, जिसे हम इंग्लिश में मिडिल ईयर कहते हैं। मध्य कान के अंदर कान का पर्दा, जिसे इंग्लिश में ईयर ड्रम कहते हैं, और 3 छोटी हड्डियां आती हैं। कान का पर्दा एक पतली झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों के आने पर कंपन करती है। 3 छोटी हड्डियां हैं, हथौड़ी, एंकल और रिंग, जो ध्वनि को बढ़ाकर आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। आखिरी भाग है आंतरिक कान, जिसे इंग्लिश में इनर ईयर कहते हैं। आंतरिक कान के अंदर कॉक्लिया और श्रवण तंत्रिका आती हैं। कॉक्लिया घोंघे के आकार का अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है और ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। श्रवण तंत्रिका, यह तंत्रिका विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। आइए अब हम जानते हैं सुनने की प्रक्रिया को। पहला है ध्वनि संग्रहण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साउंड कलेक्शन। बाहरी कान पिन्ना ध्वनि तरंगों को पकड़ता है और उन्हें कर्णमार्ग के माध्यम से कान के पर्दे तक पहुंचाता है। दूसरा है ध्वनि प्रवर्धन, जिसे हम इंग्लिश में साउंड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं और इसे कंपन करती हैं। यह कंपन मध्य कान की 3 छोटी हड्डियों से होकर गुजरता है जो ध्वनि को बढ़ाती है। तीसरा है ध्वनि परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में साउंड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मध्य कान की हड्डियां कंपन को कॉक्लिया में स्थानांतरित करती हैं, जहां तरल पदार्थ की गति होती है। कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे बाल जैसे संरचनाएं होती हैं जो गति से झुकती हैं। चौथा है विद्युत संकेत उत्पन्न करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कॉक्लिया में स्थित बाल कोशिकाएं ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। आखिरी प्रक्रिया है ध्वनि का प्रसंस्करण, जिसे हम इंग्लिश में साउंड प्रोसेसिंग कहते हैं। मस्तिष्क में यह विद्युत संकेत ध्वनि के रूप में पहचाने जाते हैं, जिससे हम विभिन्न ध्वनियों को समझ और पहचान सकते हैं। इस प्रकार कान, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के समन्वय से हम ध्वनि को सुन और समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम अक्सर इसके पीछे की जटिलता को भूल जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं ध्वनि स्तर के मापन को। ध्वनि की इकाई, प्रभाव
आदि के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ध्वनि विज्ञान अथवा श्रवण विज्ञान की संज्ञा प्रदान की गई है। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल है। इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ध्वनि दाब की मापन इकाई वेटेड साउंड प्रेशर या भारित ध्वनि दाब है। इसे डेसिबल ब्रैकेट में कैपिटल A के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, ध्वनि को निम्नांकित स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहले कॉलम में ध्वनि स्तर तथा दूसरे कॉलम में ध्वनि के मान को डेसिबल में प्रदर्शित किया गया है। ध्वनि अत्यधिक कष्टपूर्ण होगी जब ध्वनि का मान 120 डेसिबल से ज़्यादा होगा। ध्वनि कष्टपूर्ण कहलाएगी जब ध्वनि का मान 100 से 120 डेसिबल के बीच में होगा। ध्वनि अधिक ध्वनि कहलाएगी जब ध्वनि का मान 75 से 100 डेसिबल के बीच में होगा। सामान्य ध्वनि के लिए ध्वनि का मान 50 से 75 डेसिबल है। शांत ध्वनि के लिए ध्वनि का मान 30 से 50 डेसिबल है। अत्यधिक शांत ध्वनि के लिए ध्वनि का मान 15 से 30 डेसिबल तक है। ध्वनि केवल सुनाई देने योग्य कहलाएगी जब ध्वनि का मान 15 डेसिबल से कम होगा। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है। एक तरफ स्रोत और दूसरे तरफ ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है। श्वसन के लिए ध्वनि का स्तर 10, पत्तियों की सरसराहट के लिए 10 और फुसफुसाहट के लिए 20 से 30 डेसिबल तक है। पुस्तकालय के लिए 40 डेसिबल, शांत भोजनालय के लिए 50 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप के लिए 55 से 60 डेसिबल, तेज वर्षा के लिए 55 से 60 डेसिबल, घरेलू बहस के लिए 55 से 60 डेसिबल, स्वचालित वाहन घरेलू मशीनों के लिए 90 डेसिबल, बस के लिए 85 से 90 डेसिबल, रेलगाड़ी की सीटी के लिए 110 डेसिबल, तेज स्टीरियो के लिए 100 से 115 डेसिबल, ध्वनि विस्तारक के लिए 150 डेसिबल, सायरन के लिए 150 डेसिबल, व्यावसायिक वायुयान के लिए 120 से 140 डेसिबल एंड रॉकेट इंजन के लिए 180 से 195 डेसिबल तक रखा गया है। विभिन्न प्रकार के शोर को मापने के मामले में हम चाहते हैं कि मानव कान जिस प्रकार शोर को समझता है उसी तरह से माप कर उसके प्रभाव का सटीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके। इसलिए हम ए वेटेड फ्रीक्वेंसी नामक एक प्रणाली का उपयोग करते हैं जो 500 हर्ट्ज और 6 किलोहर्ट्ज के बीच बहुत अधिक संवेदनशील होती है। जब शोर को इस प्रकार मापा जाता है तो इसे डेसिबल कैपिटल में ए से प्रदर्शित किया जाता है। आपके ध्वनि स्तर मीटर या शोर मीटर पर आपको अक्सर फ्रीक्वेंसी वेटिंग का उल्लेख मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? आइए देखते हैं। हमारे कान 500 हर्ट्ज और 6 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों के प्रति सबसे संवेदनशील होते हैं और इनसे ऊपर और नीचे की आवृत्तियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। एक ध्वनि स्तर मीटर या शोर डोजीमीटर को ऐसे शोर स्तरों में मापने और रिपोर्ट करने के लिए जो हमें सुनाई देते हैं आवृत्ति वजनिंग का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण के भीतर इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होते हैं जो उपकरण के शोर मापने के तरीके को समायोजित करते हैं। आधुनिक ध्वनि स्तर मीटर या शोर डोजीमीटर पर आप सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली आवृत्ति वजनिंग ए, सी और जेड को देख सकते हैं। साइरस ऑप्टिमस ध्वनि स्तर मीटर इन तीनों आवृत्ति वजनिंग को एक साथ माप सकता है, जिससे आप गलत पैरामीटर मापने के जोखिम से बच सकते हैं। आइए अब देखते हैं ए आवृत्ति वजनिंग क्या है। यह श्रव्य आवृत्तियों का मानक वजनिंग है और यह मानव कान की ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ए वजनिंग फिल्टर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की पूरी आवृत्ति सीमा को कवर करता है, लेकिन इसका आकार मानव कान की आवृत्ति संवेदनशीलता को लगभग दर्शाता है। ए वजनिंग का उपयोग करके की गई माप को आमतौर पर
डेसिबल कैपिटल में A के साथ दिखाया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जानकारी एवजनिंग की गई है। उदाहरण के लिए LA इक्विवेलेंट, LAF मैक्स, L कैपिटल AE आदि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को प्रति सेकंड चक्र में व्यक्त किया जाता है, लेकिन हर्ट्ज का अधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। एक CPS इक्वल टू 1 हर्ट्ज होता है। मानव कान का पर्दा एक बहुत ही संवेदनशील अंग है जिसमें बड़ी गतिशील सीमा होती है जो 20 हर्ट्ज, जो कि बहुत निम्न पिच, से लेकर लगभग 20,000 हर्ट्ज, जो कि बहुत उच्च पिच तक की आवृत्तियों पर ध्वनि का पता लगाने में सक्षम होता है। सामान्य बातचीत में मानव आवाज़ की पिच 250 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में होती है। चलिए अब हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव एवं प्राकृतिक जन्य दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राकृतिक जन्य ध्वनि प्रदूषण। ज्वालामुखी का तीव्र विस्फोट, मेघगर्जन, आंधी, तूफान, वर्षा, जलप्रपात, भूस्खलन एवं बिजली की कड़क आदि प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त पक्षियों का कलरव, कुत्तों का भौंकना, बिल्लियों का रोना आदि अनेक कारण हैं जिनसे लघु स्तर पर ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा है मानवजन्य ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान भौतिक युग में मानव की आवश्यकताएं बहुत अधिक हो गई हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अन्यान्य क्रियाओं को करता है। इनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। उद्योग, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन, आतिशबाजी आदि कृत्रिम कारक हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक रैलियों, श्रमिक संगठनों की रैलियों का आयोजन आदि अवसरों पर एकत्रित जनसमूहों के वार्तालाप से भी ध्वनि तरंग तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, जंतुओं व वनस्पतियों की समस्याएं। इससे नींद की गुणवत्ता और सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित होती है। मानसिक तनाव और चिंता की समस्या बढ़ जाती है। इससे कार्य क्षमता और उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। इससे स्थानीय वन जीवों और घरेलू जानवरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संबंधों और पारिवारिक जीवन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो आज के व्याख्यान में हमने जाना कि भूमि और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही पर्यावरण और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं। भूमि प्रदूषण से मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए सतत प्रयासों और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। हमें भूमि और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना होगा ताकि एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में उठाए गए कदम न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारेंगे, बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे। आगे के व्याख्यान में हम प्रदूषण का पर्यावरण और समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझेंगे। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।